धारावाही तारों के बीच बल। आज यह कॉन्सेप्ट हम जानने वाले हैं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो काम करना छोड़ दीजिए। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है और 5 अंक का आता है। इस प्रश्न को हम बहुत बारीक से और सरल भाषा में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ कंसंट्रेट करके आपको देखना है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। हमने मान लिया मेरे पास PQ एक तार है, RS दूसरा तार है। जो पहला तार PQ है, इसमें जो धारा बह रही है वो I1 मान लिया, और जो दूसरा तार मेरे पास RS है, इसमें जो धारा बह रही है वो I2 है। इसमें दो स्थितियां पहले तो संभव है। एक स्थिति वो जब दोनों तारों में बहने वाली धारा की दिशा समान हो। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि अगर हमारे पास दो वायर हैं और पहले वायर में जो करंट जा रहा है वो ऊपर की ओर, और नीचे वायर में जो करंट जा रहा है, यानी दूसरे वायर में जो करंट जा रहा है वो नीचे की ओर जा रहा है। अब कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है तो उस स्थिति में इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा? वो आकर्षण बल होगा। और जब दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो हमारा प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण से तात्पर्य दोनों एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एक्चुअली आपने एक सिचुएशन पढ़ी होगी, आपने एक फॉर्मेट पढ़ी होगी, आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, आपने ऑस्टर्ड के नियम को पढ़ा होगा, आपने बायो-सेवर्ट के नियम को पढ़ा होगा, आपने एम्पियर का परिपति नियम पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट से पहले उनका वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि ऑस्टर्ड वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में सन 1820 ईस्वी में ऐसा बताया था कि अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है तो उसके कारण उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर ये वायर है और इसमें करंट है तो इसके आसपास के भाग में चुंबकीय गुण होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसी कारण से जब इस तार में धारा बहती है तो इसके पास में चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जब इस तार में धारा बहती है तो इसके पास में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है तो आपको हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र की दो ही दिशाएं संभव है। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर और एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर, यानी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर और कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। आपको हमने विभिन्न नियमों के माध्यम से समझाया भी है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चाहे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो, चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 हो, और चाहे आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम हो। इन तीनों नियमों की सहायता से किसी एक नियम का भी प्रयोग करके आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हो। कागज तल के लंबवत अंदर की ओर 90 डिग्री पे, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर 90 डिग्री पे, यह चुंबकीय क्षेत्र की हमारी दिशा हो जाती है। वहीं चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी हमने बताया है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो कण पर एक बल लगने लगता है। इस बल को हम एक लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं, और इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के गति की दिशा दोनों के लंबवत होती है। और इस संबंध में हमने आपको चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के संबंध में आपको हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और वहीं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 भी पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट से उस चीज को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चलिए हम कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। हमने मान लिया PQ एक पहला तार है, RS एक दूसरा तार है। जो PQ पहला तार है इसमें धारा मान लिया ऊपर बह रही है, RS उसमें भी धारा ऊपर बह रही है। लेकिन आप एक शर्त याद रखिएगा कि अगर दोनों तारों में बहने वाली जो धारा है वो समान दिशा में है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा, और दोनों में बहने वाली धारा विपरीत दिशा में है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। वहीं आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऑस्टर्ड ने अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था तो बायो और सेवर्ट इन दोनों अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या बताया था? तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, बहुत आसानी से बता देते हैं कि ऑस्टर्ड ने बताया था कि अगर कोई तार है और उसमें करंट बह रहा है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। वहीं बायो और सेवर्ट इन दोनों ने मिलकर बताया था कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात उसके आंकिक मान के लिए एक सूत्र की परिकल्पना की थी जिसको हम डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं। अब हम आते हैं अपने लॉजिकल कंडीशन पे। PQRS जो हमारे पास चालक तार है, जब इस वाले तार में धारा बह
बहेगी तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब इस वाले तार में धारा बहेगी तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम कहना ये चाहते हैं पहले तार में जो धारा है वो I1 है, लेकिन इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लल्ला B1 होगा। बहुत सावधानी से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं, यानी पहले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका प्रभाव हम दूसरे तार पर महसूस करेंगे। कहाँ महसूस करेंगे? दूसरे तार पर। बहुत सावधानी से समझो। अब दूसरे तार में जो धारा बह रही है, इस दूसरे तार में बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हम महसूस करेंगे वो दूसरे तार पर महसूस करेंगे। इस सिचुएशन को बहुत सावधानी से समझना है। यानी पहले तार में बहने वाली धारा, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दूसरे तार पर होगा, और दूसरे तार में बहने वाली धारा के कारण जो प्रभाव होगा वो पहले तार पर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है, नहीं भड़बड़ा रहे हो कि शुरू कब होगा। अब इसकी अगर भाषा की बात करें तो भाषा क्या लिख सकते हो? मैंने यहाँ बैल तरीके से लिख दिया है, लेकिन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। माना कि PQ और RS दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? वो दूरी को हम मान लेते हैं यहाँ पे R। कितना मान लेते हैं? R। एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे। जब इन दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है उस समय इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, और यदि दूसरी स्थिति में विपरीत दिशा में धारा बहे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। बल चाहे आकर्षण हो, बल चाहे प्रतिकर्षण हो, दोनों ही स्थितियों में बल बल ही होगा। आकर्षण की स्थिति में पास पास खींचेंगे और प्रतिकर्षण की स्थिति में दूर दूर फेंकेंगे। अब सबसे पहले अगर हम आपसे कहते हैं कि पहले तार में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम प्रथम तार PQ में बहने वाली धारा कितनी है? I1 के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। याद करो एम्पियर का परपति नियम का अनुप्रयोग। याद करो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। उस कॉन्सेप्ट में हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, B बराबर, याद आया कुछ कि नहीं आया? B बराबर μ0/4 इंटू आपको, और इसके बाद हमने क्या बताया था याद? आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। B बराबर μ0/4 आपको बायो सेवर्ट के नियम की कॉन्सेप्ट से हमने रिपीट करके इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डेवलप किया था, जिसमें एक सिचुएशन आई थी I/R sin φ1 प्लस sin φ2। याद आया? इस सिचुएशन को जब हमने हल किया था उस समय अनंत विस्तार के समतल आवेशी समतल आवेशी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में जब हमने यहाँ पे φ1 और φ2 की वैल्यू को 90 डिग्री के समथिंग माना था, क्योंकि ये तार को अगर हम अनंत लंबाई का माने और इसके निकट कोई बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो φ1 φ2 किसको प्रेजेंट करेंगे? 90 डिग्री को। तो फाइनली यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा sin 90 प्लस sin 90 वैल्यू रखेंगे तो B बराबर μ0/4 इंटू I/R sin 90 एक और एक कितना हो गया? 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो फाइनली सूत्र क्या आ गया? μ0/2 इंटू I/R। कुछ समझ में आया? यानी इसको हल करके हमने इस सूत्र को प्राप्त किया था। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको याद था कि नहीं था। अगर नहीं था तो प्लेलिस्ट में जाकर तत्काल रूप से वीडियो देखिएगा और कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम सूत्र लिख सकते हैं। अभी हमने क्या बताया था? B बराबर μ0/2 इंटू I/R। इस सूत्र से यहां पे लिखेंगे μ0/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका सीधा सामने आपको मान बताया, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको हम यूं ही लिखेंगे μ0/2 इंटू I/R। इस I/R का मतलब क्या हुआ? जब हम पहले तार में चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो यहां पे जब B की जगह हम B1 लिखेंगे तो I की जगह क्या होगा लाला? I1। भाई पहले तार में जो चुंबकीय, अब ये मत कह देना सर B2 लिखा है, B2 है, लॉजिक समझो। इसके धारा जो I1 बह रही है इसके कारण
चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, B1। और इसमें जो धारा I2 बह रही है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, B2। होगा कहीं भी वो एक अलग बात है, लेकिन उत्पन्न तो B1 ही होगा। पहले तार में धारा के कारण पहला चुंबकीय क्षेत्र और दूसरे तार में धारा के कारण दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होगा। स्थितियां भले ही दोनों की एक दूसरे के लिए विपरीत हो, इसका प्रभाव भले ही कहीं भी हो, अभी हम प्रभाव की बात नहीं कर रहे, इसलिए I यहां पे हम इसको लिख सकते हैं I1/R। R नॉर्मल है, चाहे यहां से यहां जाए तब भी R है, यहां से यहां जाए तब भी R है। फाइनली पहली स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर से सुनो हमने किया क्या है। पहला तार जो मेरे पास की PQ है, इस PQ तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है। और चुंबकीय क्षेत्र पहले तार के कारण कितना है, B1। भले ही कहीं और है लेकिन है तो B1 ही, तो B1 बराबर आ गया μ0/2π × I1/R। कहाँ से आया, इस सूत्र से आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, बल। तो लिखेंगे प्रथम चालक तार में या दूसरे चालक तार में बहने वाली धारा के कारण लगने वाला बल। तो लिखेंगे बहने वाली धारा के कारण बल। तो बल का सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम तार में अगर हम बहने वाली धारा के कारण बल निकालेंगे तो प्रथम तार हमारा PQ है, इस PQ तार में बहने वाली धारा I1 है, इसके कारण अगर हम बल निकालेंगे किस पे, RS पर। तो बल का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, धारावाही चालक तार पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का व्यंजक हमने लिखवाया था, जिसका मान आया था F = IBL sin थीटा। याद आया कि नहीं आया। तो F = IBL sin थीटा के अकॉर्डिंग यहां पे हम क्या लिखेंगे, और किसके कारण किस पर निकाल रहे हैं, PQ तार। बहुत ध्यान से सुनो, पहला तार जो PQ है, इस तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इस B1 के कारण RS पर लगने वाला बल। क्योंकि आपको हम बेहतर तरीके से बता चुके हैं, ये वाला तार इस पर बल लगाएगा और ये वाला तार इस पर बल लगाएगा। तो PQ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हुआ है, इस B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण RS पर लगने वाला बल है। कंफ्यूज मत होना, लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं, PQ चालक तार में बहने वाली धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण RS पर लगने वाला बल। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई, यानी ये वाला तार इस पर बल लगाएगा और ये वाला तार इस पर बल लगाएगा। तो बल का सूत्र आपको हमने बताया था, धारावाही चालक तार, यानी कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा होगा उस पर लगने वाले बल की कॉन्सेप्ट होती है F = IBL sin थीटा। अभी इसको यहां से हटाना है, लेकिन अपने दिमाग में रख लो, ये फॉर्मूला होता है। अब कहोगे मास्टर हटाओगे क्यों, दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, यहां पर बल कितना लगेगा, बहुत सावधानी से। तो इस लाइन को हम साफ करते हैं, यहां पर हम बल को केवल ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बल्कि स्थिति के अनुसार मान रखेंगे। इस स्थिति में बहने वाली धारा कितनी है, इस पर बल निकाल रहे हैं तो इसमें धारा कितनी है, I2। इसमें धारा हो गई I2। फिर इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र देखो ना, IBL, तो I का मतलब क्या होगा, I2। इसमें बहने वाली धारा I2 हो गई। फिर क्या लिखना है, B का मतलब इस दूसरे तार में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1। इसमें चुंबकीय क्षेत्र है B1। फिर इसके बाद क्या लिखा है, L, तो इस तार की जो लंबाई है उसको भी हम मान लेते हैं परिमित लंबाई L है। फिर साइन थीटा, थीटा का मतलब है कोण, किसके किसके बीच में, यानी इस फॉर्मूले को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट करना था, इसलिए डायरेक्ट हमने ये नहीं लिखा, होता यही है, बस रूप बदल के लिखना है। तो दूसरे तार RS पर जो बल लग रहा है वो धारा I की जगह हम लिखेंगे I2, क्योंकि यहां पे I2 धारा है, और चुंबकीय क्षेत्र B की जगह हम लिखेंगे B1, क्योंकि पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां तो हमने B1 लिखा। फिर लिखा है L, इस तार की लंबाई को हमने सपोज कर लिया L। फिर लिखना है बेटा थीटा। थीटा है क्या, थीटा है कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था, चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण। और चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री आंख बंद करके इस्तेमाल करना है, हमने बताया है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दो ही दिशाएं संभव है, एक कागज तल के लंबवत अंदर की ओर और एक कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहां पे लाला हम थीटा का मान कितना रखने वाले हैं, sin 90 डिग्री। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। फाइनली
F बराबर आ गया I2B1L sin 90। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हम फाइनली अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। sin 90 की वैल्यू अंधा बता देगा, चूंकि sin 90 इक्वल 1 रख दो मान। F बराबर I2 से बोलेंगे नहीं, B1 से बोलेंगे नहीं, L से बोलेंगे नहीं, sin 90 का मान 1 रखेंगे और 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप थीटा के मान से कंफ्यूज ना हो जाना। जो चालक तार हमारा रखा है वो कागज तल के लंबवत रखा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने कहाँ बताई। जैसे मान लो ये मेरे पास चालक तार है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो इस तरह से होगी या इस तरह से होगी, लेकिन होगी 90 डिग्री पे ही। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा एक काम करो, B1 का मान समीकरण 1 से उठा के रख दो। लिखेंगे समीकरण 1 से B1 का मान रखने पर तो F से बोलेंगे नहीं, I2 से बोलेंगे नहीं, B1 को छोड़ेंगे नहीं। B1 की जगह लिखा है μ0/2 इंटू I1 अपॉन R और L से बोलेंगे नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई लाला। चलो हल करो इसको। तो इसको हम इज्जत से एडजस्ट करके लिख देंगे। I1 और I2 को पास पास लिख लो। F बराबर μ0/2 इंटू I1 I2 बटे R और इनटू में क्या लिखा है L। ये बेटा बल का फॉर्मूला निकल आया। अब कहोगे R साफ हो गई, तो भड़बड़ाओ नहीं, अभी साफ नहीं हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। वहीं एक बात और याद रखनी है कि प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले अगर बल का मान निकालना हो तो इसी सूत्र से हम सिचुएशन को डेवलप कर सकते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले बल का मान कैसे निकाल सकते हैं। आंसर आ चुका है। इस पहले तार में बहने वाली धारा के कारण इस दूसरे तार पर लगने वाला बल निकल आया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, तो इसी से हम लिख सकते हैं रूप बदल के, प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस लंबाई को L को हम बटे में ले आएंगे। तो F बटे L बराबर बाकी जो लिखा है उसको इज्जत से लिख दो μ0/2 इंटू I1 I2 बटे में क्या है लाला R। ये हमारा हो गया प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल। एक बार वैल्यू को सुन लो। F बराबर क्या हो गया, इस पहले तार में बहने वाली धारा के कारण दूसरे तार पर लगने वाला बल μ0/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसमें μ0 को हम कह सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता और μ0 का मान हमने बताया था 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। पाई का मान आप 22/7 या 3.14 रख सकते हो। I1 I2 का मतलब है I1 पहले तार में बहने वाली धारा, I2 का मतलब दूसरे तार में बहने वाली धारा, R का मतलब दोनों तारों के बीच की दूरी और L का मतलब है चालक तार की लंबाई। लेकिन प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल तो F बटे L, यानी L हम अपना डिवाइड में ले आएंगे क्योंकि इधर मल्टीपल नंबर के रूप में है। इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइज करके देख लेना। इसके अंदर पूरे चैप्टर की सारी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रही हैं, सारी सिचुएशन और सारी फॉर्मेट डेवलप होके लग रही हैं। कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।